Hello, chill people. How is it going? I guess pretty good. So, in this video, we are going to talk about Rules 1989. Rules 1989 Environment Protection Act के अंडर में 20 रूल्स ड्राफ्ट किए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने इनको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, जो रूल्स है 1989 वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स और ऑर्गेनिज्म और हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बनाए गए थे, यानी उनका मैन्युफैक्चर, यूज, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें लेके, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी एंटायर एक्टिविटीज़ उनसे रिलेटेड चल रही है, उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए गए हैं, ये रूल्स का पर्पस क्या है बनाने का। तो देखिए, आपको पता है कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बनाए गए हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इटसेल्फ आपको बता रहा है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑफ कोर्स अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर एक्सीडेंटली उनका एक्सपोजर इन्वायरमेंट में हो जाता है, तो आपको पता है कि दे कैन कोज, क्योंकि ये हैजार्डस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एज अ बायोलॉजिकल वेपन भी यूज होते हैं, राइट। सो इसका जो एम है वो यही है, टू प्रोटेक्ट द environment, नेचर एंड हेल्थ फ्रॉम hazardous microorganisms, genetically engineered organism और genetically engineered cells, right। तो हमारा मेन एम है रूल्स 1989 बनाने का। रूल्स 1989 जो बनाए गए हैं, जो दिए गए हैं, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। देखिए, कुछ सिंपल हेडिंग्स के थ्रू हमने सब समझा, यानी पहले देखते हैं इसका एम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ये रूल्स इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं, रूल्स बना कौन रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि जो रूल्स है वो है क्या। हमको रूल्स 1989 पूछा है, तो हम इधर उधर की जो बातें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको पीडीएफ्स में मिलेगी वो नहीं पढ़ेंगे, जस्ट पॉइंट की बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल 1989 वर ड्राफ्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किए थे। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रूल्स जो इम्प्लीमेंट करने की पावर किसके पास है, या तो फिर जिसने बनाया है उसके पास तो ऑफ कोर्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज़। जो 6 ऑथोरिटीज़ आपने पढ़ी हैं जो रेगुलेट करती है जीएमओ को। देखिए, हम यहाँ पे रूल्स बनाए, रूल्स फॉर द जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स या ऑर्गेनिक, जो हम जीएमओज के लिए ही बना रहे हैं। तो जो जीएमओज के लिए ऑथोरिटीज़ बनाई गई हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, वो तो मेन रोल प्ले करने वाले ही हैं, ठीक है। तो जो 6 ऑथोरिटीज़ हैं, RDAC, IBSC, GEAC, RCGM, SBCC, GLC। बहुत सारे लोगों को तो इनकी अभी तक फुल फॉर्म ही याद नहीं होगी। सो आप बिना देखे कमेंट करिएगा इन 6 के फुल फॉर्म, तो आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ आपको याद है कि नहीं। सो हम देखते हैं स्कोप ऑफ रूल्स 1989। जो रूल्स 1989 है वो बहुत ही ब्रॉड है ऐसे तो, क्योंकि वो एंटायर एक्टिविटीज़ कवर कर रहा है, जीएमओ से रिलेटेड, हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, या फिर जीन टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, जीन ड्राइव एंड ऑल, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व है ना। जस्ट जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है ना, वो जो भी काम कर रही है उनका कुछ ना कुछ काम यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ कौन सी एंटायर एक्टिविटीज़? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और वट एवर प्रोडक्शन, जो भी है ना, सब इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, और उस सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इसमें रूल्स है। और बिना अप्रूवल के कोई भी, ये जो कुछ अथॉरिटीज़ ऊपर दी गई हैं, इनके बिना अप्रूवल के हम कुछ भी ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता वो कितना बड़ा कोज क्रिएट कर सकता है, कितना बड़ा डैमेज हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को, हमारी हेल्थ को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को कोज कर सकता है, ठीक है।
सो अब देखते हैं अप्रूवल। देखिए वैसे ये टोटल 20 रूल्स हैं, बट इतना लंबा हम याद भी नहीं कर पाएंगे और समझ पाएंगे, तो इनको थोड़ा मिक्स करके थोड़ा छोटा कर दिया गया है, ज़्यादा नहीं, अप्रोक्स 15 रूल्स तो फिर भी लिखे हैं। देखो बहुत इजी है, मतलब आप जस्ट कॉमन सेंस से भी ये रूल्स लिखने बैठेंगे तो समझ जाएंगे। आपने ऊपर देखा कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड ऑल से रिलेटेड रूल्स बताता है। तो मीन्स उन सबको बिना कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज ऊपर जो दी गई है अभी बताइए, बिना कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज उनमें से जो मेन है GEAC, हायर लेवल अथॉरिटी है, ठीक है, उसके बिना परमिशन के कोई भी ना तो इंपोर्ट कर सकता है, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है किसको, GMOs को, या फिर वो सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स जिनमें GMOs यूज़ किए गए। अगर कोई ड्रग है या फूड प्रोडक्ट है और उसमें GMO यूज़ किया गया है तो उसको भी आप बिना परमिशन के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही सेल कर सकते, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, इवन आप उसको उसका प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते बिना परमिशन के। Experiments for the purpose of education involving GMOs can be performed in view of IBSC। देखिए इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी जो बनाई जाती है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे बनाई जाती है, और इसीलिए बनाई जाती है कि जो आपके इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है आप उनको ऑब्जर्व करें, तो वो जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स है जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए किए जा रहे हैं वो IBSC के अंडर में ही होनी चाहिए, उसके ओवरसाइट में ही होनी चाहिए, राइट। देन यूज ऑफ GMOs फॉर स्केल अप पर्पज। अब आपने GMOs तो प्रोड्यूस कर लिया, बट आप उसको एक बड़े लेवल पे या फिर मतलब फील्ड ट्रायल करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए GEAC की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमिटी की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ GMOs आर नॉट अलाउड। मतलब अनइंटेंशनल रिलीज का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और वो सही नहीं हुआ तो आप उसको अनइंटेंशनली भी, मतलब आप नहीं, आपका इंटेंशन ये नहीं है कि हाँ ये आप इसके थ्रू इन्वायरमेंट को कोज पहुंचाना चाह रहे हैं या डैमेज करना चाह रहे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपने उसको ऐसे ही थ्रो कर दिया, नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। GMOs के वेस्ट को लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, आप उसको ऐसे थ्रो नहीं कर सकते, अनइंटेंशनल रिलीज भी अलाउ नहीं है, ओके। Use of GMOs or cells or hazardous microorganisms for research purpose is only allowed in laboratories। देखिए जो आप GMOs को यूज़ कर सकते हैं रिसर्च पर्पस के लिए वो सिर्फ अलाउ है लेबोरेटरीज में, या फिर इसी के साथ एक और रूल है, या फिर अलाउज है जो EPA यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने जो आपको एरिया कन्फाइन करके दिया है, वहाँ पे आप ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहीं पे 5th और 6th वो रूल हो जाएगा, तो हमने इसको शॉर्ट करके लिख दिया है, एक में ही हम समझा दे रहे हैं, राइट। विद द अप्रूवल ऑफ GEAC एक्सपेरिमेंट्स प्रोडक्शन कैन बी डन इन विच GMOs आर जनरेटेड। यानी GMOs का प्रोडक्शन करना है तो वो भी GE से अप्रूवल हमको लेना पड़ेगा। GEAC कैन रिवोक अप्रूवल इफ फाउंड कोजिंग एनी हार्मफुल इफेक्ट टू एनवायरमेंट। GEAC ऑब्जर्व कर सकती है ना, ऑब्जर्व कर रही है, और अगर उसको मिला कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट वो दे रहा है इन्वायरमेंट पे या फिर उसके अगेंस्ट है, उनके रूल्स के अगेंस्ट है, तो वो रिवोक कर देगा, यानी वो डिनाई कर देगा आपका अप्रूवल को, ठीक है। Drugs, foodstuffs, and substances that may contain GMO shall not be produced, sold, imported without approval of GEAC। जो ड्रग्स है या फूड स्टफ है या कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर हम GMOs को यूज़ करते हैं, हम उसको ऐसे ही बिना परमिशन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोड्यूस सॉल्व कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। Discharge of microorganisms, GMOs, cells, substances from laboratories, hospitals, and other areas into the environment are strictly prohibited। देखिए जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, आप उनको डायरेक्टली थ्रो कर रहे हैं ऐसे इन्वायरमेंट में या आसपास के एरिया में, वहाँ के रहने वाले लोगों को वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। कुछ इन्फेक्शन एयर के थ्रू इनहेल होता है ना, ऐसे लाइक दैट, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। अप्रूवल बाय GEAC इज ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम 4 years एंड कैन बी रिन्यूड।
जो अप्रूवल देती है ना जीएसी, जैसे हमने अप्रूवल लिया कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, तो वो सिर्फ 4 साल के लिए होता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। आप उसको रिन्यू करा सकते हैं फर्दर वापस से, है ना। GEAC may supervise the implementation of these rules or through SBCC, DLC, SBPC। ये एक सुपरविजन रूल है, यानी उसने आपको अलाउ कर दिया है अगर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, तो वो अपने सुपरविजन में ये सब कराएगी। यानी स्टेट बायोसेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, कोई भी कहीं ना कहीं आपको सुपरवाइज करता रहेगा, देखता रहेगा कि हमने जो रूल्स बनाए वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ये सब देखेंगे। पेनल्टीज रूल, अब पेनल्टी तो लगेगी, आप किसी भी चीज़ के कोई अगेंस्ट काम करोगे या फिर कोई रूल तोड़ोगे तो पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी लगाने की जो पावर है वो स्टेट बायो सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी दोनों के पास है, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी तो लगाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नोटिफाई इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट टू एसबीसी और डीएलसी। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है एसबीसीसी को और डीएलसी को। और ये भी एक नेक्स्ट रूल है इसी से रिलेटेड कि आपको वेट नहीं करना है कि एसबीसीसी या फिर डीएलसी कोई एक्शन ले। अगर आप उस डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं तो आप करिए, ठीक है। ये कुछ रूल्स है 1989 के अंदर, यानी ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने रूल्स के थ्रू, ठीक है। रूल्स बनाए ही इसलिए चाहते हैं, तोड़ने के लिए, राइट। हाँ, माई रूल्स माई लाइफ, याद आ जाती है लाइन। वेल, बाय बाय, टेक केयर।